आप सब, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बता दें साथियों कि हम लोगों ने बिहार शिक्षक बहाली जो बीपीएससी के माध्यम से होने वाली है, इसी को ध्यान में रखते हम लोगों ने SCERT पैटर्न पर आधारित इससे पहले कक्षा 3, 4, 5 का EVS देखा है और इससे पहले हम लोगों ने कक्षा 6 और कक्षा 7 का ज्योग्राफी भी देखा है और आज हम लोग कक्षा 8 का पूरा ज्योग्राफी देखेंगे। ये जो नोट्स साथियों जिसकी क्लास अभी होने वाली है, इसमें आपको SCERT के सारे महत्वपूर्ण और NCERT के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को मैंने समाहित करने का प्रयास किया है और तो उनको ध्यान में रखना। NCERT को हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं कक्षा 8, आप देख सकते हैं कक्षा 8 पहली इकाई का नाम है, देख सकते हैं संसाधन। 8 इकाई है, उसमें प्रथम इकाई क्या है साथियों? संसाधन। तो आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, हालांकि मैं डिस्क्राइब भी कर देता हूं, लेकिन आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, कमेंट में आप जवाब दीजिए कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। ये SCERT में अच्छे से दिया गया है साथियों। तो मैं एक बार थोड़ा आप लोग भी अपना HW कीजिए, तो कम से कम कमेंट में जवाब दीजिएगा कि प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन में अंतर क्या है साथियों। और संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। दूसरी बात पॉइंट साथियों SCERT का है कि पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम और ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अबरक और मध्य प्रदेश का मैग्नीज व राजस्थान का तांबा वास्तविक संसाधन का उदाहरण है। देखिए संसाधन दो SCERT के दृष्टिकोण से बताए गए हैं। एक है वास्तविक संसाधन, दूसरा है संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन यह होता है जिसकी मात्रा हमें ज्ञात हो, यानी कहने का मतलब जैसे पेट्रोल है, डीजल है, सोना है, तो हमें लगता है कि ये आगामी 50 साल चलेगा, 100 साल चलेगा, इसकी हमें ज्ञात रहती है, तो उसको हम लोग वास्तविक संसाधन कहते हैं साथियों। दूसरा ये आप देख सकते हैं केरल में थोरियम, लद्दाख में यूरेनियम, ये सब संभाव्य संसाधन है जिसकी कुल मात्रा हमें ज्ञात नहीं है और अभी उपयोग भी नहीं किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब ऐसे ऑप्शन में दे देगा आपको कि वास्तविक संसाधन का उदाहरण कौन है और संभाव्य संसाधन का उदाहरण कौन है। तो आपको याद रखना है वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी कुल मात्रा हमें ज्ञात होती है, साथ ही साथ उसका उपयोग भी हम कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अबरक हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, ये सब क्या है? वास्तविक संसाधन। दूसरी बात संभाव्य संसाधन एक ऐसे संसाधन है जिसकी कुल मात्रा हमें ज्ञात नहीं है, साथ ही साथ इसका उपयोग भी अभी तक नहीं किया जा रहा है। जैसे केरल में थोरियम कितना है, क्या है, इसकी हमें मात्रा में ज्ञात नहीं है, SCERT में लिखा हुआ है साथियों। लद्दाख का यूरेनियम, ये सब संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। इसके बाद है साथियों नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। आपको याद रखना है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कई एग्जाम में BPSC भी पूछ सकता है कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन है। तो सूर्य की किरण और जल नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, क्योंकि ये अपार मात्रा में पूरे वर्ल्ड में है, इसकी कमी नहीं है। और नवीकरणीय संसाधन क्या है? एक फिक्स क्वांटिटी में है, कई समय सीमा के बाद यह खत्म हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अबरक। इसके बाद है आप देख सकते हैं कोडरमा। कोडरमा में क्या पाया जाता है? अबरक पाया जाता है। जादूगोरा में क्या पाया जाता है? तो यूरेनियम पाया जाता है। छोटा नागपुर में क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, विषुवत रेखा क्षेत्र में सूर्य की जो है सालों भर, मतलब कहने का मतलब है विषुवत रेखा क्षेत्र में सूर्य की प्रकाश सालों भर पड़ती है और ध्रुवीय क्षेत्रों पर घट जाती है। यानी कहने का मतलब आप समझे कि अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी में ये विषुवत रेखा, ये क्या है? ध्रुव का क्षेत्र है। अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इस पे सालों भर लगभग दिन सीधा ही पड़ता है, यहाँ कम पड़ता है। इसलिए आप देखे होंगे जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर बर्फ जमी होती है। विषुवतीय क्षेत्र में क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब ताप पड़ता है। आगे है साथियों भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। देखिए इकाई 1 का क है साथियों, ये इसी तरह से ये घ तक है, भूमि, मृदा, जल संसाधन। दूसरा है फिर वन एवं वन जीव संसाधन। तीसरा है खनिज संसाधन और चौथा है ऊर्जा संसाधन। तो चारे के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं SCERT में हम लोग उसको देखेंगे। देखिए साथियों यहाँ पर दिया गया है SCERT में पहला पॉइंट कि प्रेरित प्रदेश में गेहूं की खेती होती है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता है साथियों, प्रेरीज घास का मैदान कहां पाया जाता है? कल ही मैंने आपको बताया था, कमेंट में आप जवाब दीजिए। दूसरी बात, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की भूमि रसदार फलों की खेती होती है। कहा कि भूमध्य सागरीय में प्रदेशों में ज़्यादातर बारिश होती है साथियों, इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है सूर्य की किरणें ज़्यादा लंबवत पड़ती है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर रसदार फलों की खेती ज़्यादा होती है। इसके बाद मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में धान की खेती ज़्यादा होती है। जैसे भारत में क्या है? मानसून जलवायु आता है तो भारत में हमारा क्या सबसे ज़्यादा उपजता है? धान उपजता है। इसके बाद शीतोष्ण जलवायु में गेहूं की खेती होती है। इसके बाद हमारे देश में भूमि संबंधी आंकड़े का रिकॉर्ड कौन रखता है? राजस्व विभाग रखता है, आपको पता है साथियों। इसके बाद यहाँ पर देखिए साथियों पॉइंट दिया गया है SCERT में, मुंबई के निकट की दलदली भूमि को सुखाकर ठोस भूमि में बदला गया और वहां पर नवी मुंबई का विकास किया गया। यानी कहने का मतलब है साथियों कि जो मुंबई की निकट की जो दलदली भूमि थी उसको कृत्रिम तरीके से या अन्य तरीके से सुखाया गया, फिर ठोस भूमि में बदला गया और उस ठोस भूमि का नाम क्या दिया गया? नवी मुंबई दिया गया। आज एक बड़ा शहर है नवी मुंबई। इसके बाद साथियों आगे है उत्तर भारत का विशाल मैदान। देखिए जलोढ़ मिट्टी जब आती है तो वह 2 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आप देखिए नवीन जलोढ़ मिट्टी,
कौन होगा? खादर होगा। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर होगा। तो कई बार स्टेटमेंट में भी पूछा गया है कई एग्जाम में, और इस एग्जाम में भी पूछने की संभावना है कि जो जलोढ़ मिट्टी ऊपर से नीचे आती है तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या होगी? तो बांगर होगी, और नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या होगी? तो खादर होगी साथियों। एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट है और एससीईआरटी में भी ये पॉइंट है साथियों। जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। अब भारत में जलोढ़ मिट्टी 22% भागों में पाया जाता है और इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है क्योंकि इस मिट्टी में ह्यूमस अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है साथियों। इसके बाद है काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं साथियों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली मिट्टी को आप लोग क्या कहते हैं? तो रेगुर मिट्टी कहते हैं। और एक मिट्टी और है साथियों, इससे पहले मैं बताया हूं, कमेंट कीजिए आपकी काली मिट्टी का एक और नाम क्या है। इसके बाद है काली मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने से होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो बेसाल चट्टानों के टूटने से होता है। और बेसाल चट्टान क्या है साथियों? अग्नेय है, अवसादी है, कायांतरित है। ये कमेंट में आप कीजिए। इसके बाद कपास की खेती काली मिट्टी होती है और सर्वाधिक विस्तार इसका महाराष्ट्र और गुजरात में है। और इसने आपने देखा भी होगा कि महाराष्ट्र और गुजरात में कपास की खेती ज़्यादा होती है क्योंकि काली मिट्टी वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। दूसरी बात साथियों, यहाँ पर जो है एससीईआरटी में मिट्टी के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं था, तो मैंने लुसेंट में जो भी कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण थे, खास करके रंग के आधार पर मिट्टी के कई प्रकार हैं, तो 4-5 प्रकार है साथियों। एक एक चीज़ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनते थे मैंने लिख लिया है साथियों, आपके लिए यह यूजफुल होगा। जलोढ़ मिट्टी रंग के आधार पर पहला टाइप क्या है? जलोढ़ मिट्टी है साथियों। तो यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन है? जलोढ़ मिट्टी है साथियों। और यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है क्योंकि इसमें ह्यूमस वगैरह होता है, तो फिर यह क्या होता है? उपजाऊ हो जाता है। धान, गेहूं और मक्का इसमें पाया जाता है, मतलब उपजाया जाता है, सबसे ज्यादा धान उपजाया जाता है। आप देख सकते हैं यह मिट्टी भारत के कुल 22% भाग में पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में जलोढ़ मिट्टी कुल भूभाग का कितना पाया जाता है? तो 22% भूभाग में पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छा माना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी कौन होता है। तो कमेंट में जवाब दीजिए कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन होता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी कौन होता है, यानी बांगर खादर जो हम लोग डिस्कस किए इससे पहले कौन होता है। इसके बाद है काली मिट्टी साथियों। देखिए काली मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, हमने अभी बताया। और बेसाल चट्टान क्या होता है इसका मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा। देखिए मैं रिवीजन भी करवाता जा रहा हूँ, अब मैं बता दूंगा तो फिर आप लोग का कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा। इसलिए आप सोचिए कि क्या बेसाल चट्टान क्या था कल, सोचिए, नहीं तो नोट्स उलटिए। काला रंग जो काली मिट्टी का होता है यह टेटेनेसी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति से होता है, जीवांश की। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। गुजरात, महाराष्ट्र में यह होता है ज़्यादा। इसके बाद लाल मिट्टी होता है साथियों। लाल मिट्टी को हम लोग रवेदार एवं कायांतरित सलों के विघटन से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए साथियों, जो भी मिट्टी का निर्माण होता है, खास करके सभी मिट्टी का निर्माण लगभग सैलों से ही होता है। टूटने फूटने से एक लंबी प्रक्रिया है साथियों, उसके बाद मिट्टी का निर्माण होता है। और अलग अलग क्षेत्रों में पड़ने के बाद, अलग अलग इसकी एक एफिशिएंसी के बाद अलग अलग इसका एक प्रॉपर्टी हो जाता है। इसलिए लाल मिट्टी क्या होता है? रवेदार होता है एवं कायांतरित सैलों से यह विघटित होकर के बनता है। सिलिका आयरन की इसमें बहालता होती है लाल मिट्टी में। लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी जो है इसमें क्या होता है? अम्लीय की इसमें प्रधानता रहती है। यह मिट्टी प्रायः जो है उर्वरता विहीन होती है, यानी उपजाऊ नहीं होती है, बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। खास करके यह साथियों आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती है। चूना का पत्थर इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लाल मिट्टी की उर्वरता किस चीज से हम लोग बना सकते हैं? तो चूना पत्थर का इस्तेमाल करने से। इसके बाद लास्ट है साथियों लेटेराइट मिट्टी। मिट्टी के प्रकार में लास्ट है क्या? लेटेराइट मिट्टी। देखिए इसमें आयरन सिलिका की बहुलता होती है, इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ क्षेत्रों में खेती होती है। खास करके देखिए साथियों, आपने असम चले जाइए, पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाइए, वहाँ सीढ़ी नुमा खेत होता है, देखे होंगे पहाड़ पर खेत होता है, तो उसी क्षेत्र के निचले भाग में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और लेटेराइट मिट्टी के कारण इसमें क्या होता है? चाय, इलायची एवं काजू की खेती होती है। खास करके चाय की खेती जो है लेटेराइट मिट्टी में अच्छे से होती है। इसके बाद है ये एससीईआरटी का पॉइंट है साथियों। जल जमाव से मिट्टी में लवणता एवं क्षारीयता का गुण बढ़ जाता है और इसी कारण भूमि में स्वाभाविक गुणों का ह्रास हो जाता है, जिससे भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। देखिए भूमि का निम्नीकरण यानी भूमि का जो क्वालिटी है, लैंड का जो क्वालिटी है वह कम क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें हम लोग रासायनिक उर्वरक काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी क्या होता है, लोग खाते जा रहे हैं, जनसंख्या फैलता जा रहा है। हम लोग खाने का मतलब क्या हो रहा है, किसान लोग भी जो क्या कर रहे हैं, उर्वरक डालते जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है? मिट्टी का निम्नीकरण होता है, मिट्टी के प्राकृतिक गुणों का ह्रास हो जाता है और अति संचयन होता है, पशु चारण अत्यधिक होता है, जल जमाव आदि से क्या होता है? मृदा का निम्नीकरण होता है साथियों। इसके बाद आप देख सकते हैं ये एससीईआरटी का पॉइंट उठाया गया है साथियों कि सामान्यतः कितनी सेंटीमीटर की मोटाई पर मृदा को निर्माण होने में हजारों साल लगते हैं? तो 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत बनने में हजारों वर्ष लगते हैं साथियों, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब है साथियों इकाई 1 का ख, इसमें है क्या? वन एवं वन्य जीव संसाधन। इस चैप्टर का नाम है साथियों, चैप्टर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, हो सकता है मिस हो गया होगा। देखिए कोई गलती है तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है मुझसे गलतियाँ होंगी, लेकिन मैंने 100% हर एक चीज़ को रिसर्च किया है। आइए साथियों एक सूचना और दे देता हूँ।
हमारे जो साथी अभी अभी जुड़े हैं उनको बता देना चाहते हैं कि अगर जो व्यक्ति हैंड रिटेन नोट्स चाहते हैं SCERT और NCERT पैटर्न पर आधारित, तो आप 6205531616 पर व्हाट्सएप कर देंगे SCERT हैंड रिटेन नोट्स लिखकर। मात्र 99 रुपये की फी में आपको कक्षा 3, 4, 5 का EVS मिल जाएगा और कक्षा 6 से 10 तक का सामाजिक विज्ञान और विज्ञान आपको मिल जाएगा। चलिए, इकाई 1 का ख क्या है कि वन एवं वन जीव संसाधन। देखिए, भारत में सबसे अधिक 1% वाला राज्य मिजोरम है 91.27%, और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो याद रखना है 1% सर्वाधिक वाला राज्य मिजोरम है और वन क्षेत्र सर्वाधिक वाला राज्य मध्य प्रदेश है। यहाँ लोग कन्फ्यूज करते हैं कई लोग। अब इसके बाद जानिए साथियों कि पर्यावरण दृष्टिकोण से किसी भी देश में कितना वन होना चाहिए। देखिए, अगर हमारा भारत देश है, अगर इसको अच्छे ढंग से फलना फूलना है, या किसी भी देश को, उसके कुल भूमि का 33% वन होना चाहिए। ये याद रखना है। लगभग भारत में कितना है साथियों, आप कमेंट कीजिए। हमको लगता है 24 के आसपास होगा। एग्जैक्ट तो हमें थोड़ी जानकारी नहीं है, अगर कमेंट कर दीजिएगा तो मुझे भी जानकारी हो जाएगी। मुझे तो जहाँ तक जानकारी है कि 24-23 के बीच में है। इसके बाद है साथियों, हिमालयन यव नामक पौधे से प्राप्त रसायन से कैंसर का उपचार हेतु दवाई बनाई जाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस पौधे से कैंसर नामक बीमारी का इलाज या दवाई बनाया जाता है, तो हिमालयन यव नाम से। और राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। मांसाहारी जीव शेर बाघ होता है, शाकाहारी जीव हिरन हाथी होता है, उभयचर जीव मेढक कछुआ होता है, सरीसृप जीव सांप छिपकली जोक होता है। देखिए, एक प्रश्न हमको याद आ गया, अब तक आप लोग उसका जवाब नहीं दिए। मैं फिर से आज क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपके पास जवाब है तो जवाब कमेंट में लिखिए कि अगर बाघ की संख्या खत्म हो जाए, यानी पूरा बाघ मर जाए, हिरन की संख्या वृद्धि होने लगे, तो हमारे प्रकृति पर क्या असर पड़ेगा। इसका लिखिए जवाब। हाथी को विरासत पशु भी कहा जाता है साथियों। चलिए आगे है SCERT का पॉइंट कि 1970 में बायो मतलब कि बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, कोलकाता में है, और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में है। तो ये याद रखना है, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, कोलकाता में है, और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है साथियों, देहरादून में। और आपको याद रखना है 1970 में इस दोनों के द्वारा संकट में घिरे पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की गई, जिसे रेड डाटा बुक नाम दिया गया। जो प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है, मतलब संकट अवस्था में है, तो उनको रेड डाटा बुक में जगह दिया जाता है, उनका खास ध्यान रखा जाता है साथियों। अब झील है बिहार में, कांवर झील, बेगूसराय, गौतम बुद्ध अभयारण्य झील, गया, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में। और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, मैंने कई बार इसको करा दिया है, तो आप इसको कमेंट कीजिए। देखिए, SCERT में खास करके साथियों आप इसको ठीक कर लीजिएगा। हालांकि दिया हुआ था कि राष्ट्रीय उद्यान पूरे भारत देश में 85 है, अभयारण्य 448 है, जैव मंडल 16 है साथियों। तो आप इसको, मैं एक तरह से HW देता हूं कि आप इसका वर्तमान संख्या बताइए कि क्या कुछ है। इसके बाद आगे है साथियों चंदन का वृक्ष। चंदन का वृक्ष उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में भी पाए जाते हैं। इसके बाद सदाबहार वन साथियों। देखिए, सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए, सदाबहार वन की औसत वृक्ष की ऊंचाई जो होती है वह 60 मीटर होती है। अमेजन जो दक्षिण अफ्रीका में है, वन को सेल्वा कहा जाता है। ये सदाबहार वन ही है साथियों। दक्षिण अफ्रीका का जो अमेजन में वन है उसको क्या कहता है, सेल्वा कहा जाता है। यह एक सदाबहार वन है। पश्चिमी घाट पर्वत जो होता है पश्चिम में जो है वह भी सदाबहार वन है, हॉट स्पॉट जिसको हम लोग कहते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह भी जो है सदाबहार वन है इसके आसपास। तो आपको याद रखना है ये सारे पॉइंट। इसके बाद है साथियों कि विश्व में लगभग कितना लाख प्रकार की वनस्पति है, ये SCERT का पॉइंट है, लगभग 10 लाख। इसके बाद इकाई 1 का गो है साथियों। देखिए, खनिजों में टैल्क क्या होता है, टैल्क जो होता है सबसे मुलायम खनिज होता है, और हीरा क्या होता है, सबसे कठोर होता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में किया जाता है। आगे साथियों ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा, लोहे का जो अयस्क होता है या जो लोहे की प्राप्ति होती है कैसे किस अयस्क की होती है, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लीमो क्या है, नाइट, लिमोनाइट। इसके बाद सीडेराइट। और मैग्नीज उत्पादन में भारत का अग्रणी स्थान है और उसका अयस्क है पाइसोलुआइट, साइलोमेलेन और रोडोनाइट। देखिए साथियों, ये सारे पॉइंट SCERT के हैं। अब क्वेश्चन दे देगा मैग्नीज का अयस्क कौन है, लोहा का अयस्क कौन है, और अब्रक का यहाँ पर देखिए साथियों बायोटाइट, और इसके बाद मास्कोवाइट और फ्लेगोपाइट। ये याद रखना है साथियों। आइए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, तांबा का अयस्क देखिए चालकोपाइराइड और क्रायोसोकोला क्यूपाइराइड। हालांकि साथियों कुछ याद रख लीजिए, लेकिन जब इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो खास करके जो भी प्रीवियस ईयर का जो आएगा खनिज से रिलेटेड उस सबको ध्यान में रखना है। इसके बाद राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान के खेती में क्या है साथियों, तांबा अयस्क का बहुत बड़ा भंडार है। इसके बाद एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ये चीज़ें आपको पता होगी साथियों, और इससे संबंधित बहुत सारे पॉइंट थे SCERT में। तो मुझे लगा कि BPSC का जब प्रीवियस ईयर हम लोग करेंगे तो वहाँ बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे। इसके बाद साथियों मिट्टी। देखिए, मिट्टी में एक चीज़ और ये ध्यान में रखना है साथियों, एक चीज़ और अवरक के संबंध में, ये SCERT का पॉइंट है कि शादी विवाह के
के समय या होली आदि में जो हम लोग अबीर गुलाल खेलते हैं तो उसकी चमक के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो अबरख मिलाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अबरख क्यों मिलाया जाता है होली के गुलाल में? तो उसकी चमक बढ़ाने के लिए। और आयरन का स्त्री के क्वारल के साथ भी अबरख का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्त्री से जो हम लोग आयरन करते हैं वो स्त्री नहीं, आयरन करने वाला स्त्री। इसके बाद आगे है साथियों जैविक एवं रासायनिक ऋतु क्षरण। देखिए ये SCERT का पॉइंट है। 2 ऋतु क्षरण है साथियों जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। एक रासायनिक ऋतु क्षरण, दूसरा है भौतिक ऋतु क्षरण। पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, मानवीय क्रियाकलापों तथा जल की प्रतिक्रिया से चट्टानों का टूटना एवं गलना रासायनिक ऋतु क्षरण कहलाता है। देखिए सबसे पहले बता दें कि मिट्टी का जो निर्माण होता है साथियों, यह जो मैंने मिट्टी लिखा है, मिट्टी का जो निर्माण होता है वह कई तरीकों से होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, चट्टान में क्या होता है? रासायनिक ऋतु क्षरण। इसमें क्या होता है कि चट्टान आदि टूटता फूलता है, रासायनिक क्रिया होती है। और इसके बाद आगे चल के चट्टान में क्या होता है कि तापमान में उतार चढ़ाव होता है। तुषार क्रिया एवं चट्टानी परतों के फैलने सुकड़ने से जो है चट्टान टूटता है तो मिट्टी का निर्माण होता है, या भौतिक ऋतु रंजन। चलिए साथियों मैं इसको फिगर में आपको दिखा देता हूँ, आप समझ जाइएगा। देखिए कोई चट्टान से ही मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए ये मौलिक चट्टान है, इसमें फिर ऋतु क्षरण हुआ तो फिर और ढीला हुआ, फिर आगे चल के क्या हुआ और भी क्षरण होता गया। इसके बाद आगे चल के ह्यूमस वगैरह फिर आकर के मिट्टी का निर्माण हो गया। यानी इस प्रक्रिया में जो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों हुआ है, भौतिक ऋतु क्षरण और कौन क्षरण हुआ है साथियों? रासायनिक ऋतु क्षरण। आइए साथियों अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। इकाई 1 का घ में है साथियों ऊर्जा संसाधन। देखिए यही बड़ा चैप्टर है, इसके बाद फिर नॉर्मल है। आपसे मैं ऐसे बता देता हूँ कि परंपरागत स्रोत कौन है। ऊर्जा के वे परंपरागत स्रोत जो सदियों से ऊर्जा प्रदान करते रहे हैं, आगे चल के उसका मात्रा खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है? कोयला, पेट्रोल, गैस वगैरह है। ये अनवीकरणीय ऊर्जा के भी संसाधन है। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? यह आपके लिए एक तरह से प्रश्न है, आप बताइए। कोयला क्या है? अब सादी चट्टान है साथियों। आप देखिए कि कोयला का ये किस्म दिया गया है, बहुत सारा प्रश्न इससे पूछता है। कोयला देखिए लगभग 4 प्रकार है इसमें, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। देखिए सबसे अधिक जिसमें कार्बन की मात्रा होगी वह जो है कोयला सबसे बेहतरीन कोयला होगा। तो आप देख सकते हैं एंथ्रासाइट में 90% से ऊपर कोयला है। तो एंथ्रासाइट सबसे बेहतर क्वालिटी का कोयला है। इसके बाद बिटुमिनस है, बिटुमिनस को भूरा कोयला भी कहते हैं। लिग्नाइट है, फिर पीट। सबसे खराब क्वालिटी का कोयला कौन है साथियों? पीट है। और इससे संबंधित जब BPSC प्रीवियस ईयर हम लोग करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही जानना है कि जिस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होगी वह अच्छा कोयला होगा साथियों। इसके बाद है कोयले उत्पादन में, कोयला उत्पादन का 90% हिस्सा गोंडवाना लैंड का समूह है साथियों। इसके बाद टर्सरी कालीन कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर से निकाला जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि कोयला जो उत्पादन किया जाता है 98% भारत में, वह किस समूह से किया जाता है? गोंडवाना लैंड से किया जाता है। और टर्सरी कालीन कोयला निम्न कोटि का कोयला होता है साथियों। और लिग्नाइट कोयला का उत्पादन तमिलनाडु और लिग्नाइट बेसिन तथा राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर में होता है साथियों। इसके बाद आगे है, देखिए वो जो 2 पॉइंट था वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया। आइए साथियों अगला है कि भारत में पेट्रोलियम का पहली बार पता कब चला? 1866 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत में पहली बार पेट्रोलियम का पता कब चला? 1866 में। और डिगबोई में पहली बार तेल कब मिला? 1890 में मिला। और 1959 में खंबात के क्षेत्र में मिला। और 1975 में मुंबई के हाई क्षेत्र में तेल होने का प्रमाण या पेट्रोलियम होने का प्रमाण चला साथियों। इसके बाद प्राकृतिक गैस। देखिए प्राकृतिक गैस बता दें साथियों कि प्राकृतिक गैस में एक पॉइंट दिया हुआ था कि हजीरा बीजेपुर जगदीशपुर LPG गैस पाइपलाइन सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन है। ये दिया हुआ था SCERT में, जिसको मैंने नेट में सर्च किया तो ये बहुत पहले का प्रिंट आउट है, यह बदल गया है साथियों। ये नया बता रहा है कि भारत में सबसे लंबी LPG गैस पाइपलाइन जामनगर से लोनी के बीच LPG गैस पाइपलाइन है। इसको आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद है जल विद्युत संयंत्र। देश का पहला जल विद्युत संयंत्र कब खोला गया? 1897 में दार्जिलिंग में खोला गया, याद रखना है। बाद में इसका सफल प्रयोग कहाँ पर किया गया? शिव समुद्रम कर्नाटक में। तो आपको याद रखना है शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। इसके बाद है भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। रिहंद घाटी परियोजना कहाँ पर है? सोन नदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है। ये साथियों एकदम रटने वाला है। देखिए नहीं समझते हैं तो अभी समय नहीं है समझने का, नहीं समझते हैं तो रट जाइए। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। हीराकुंड परियोजना विश्व का सबसे लंबी परियोजना है। कई लोग कहते होंगे इतना कैसे याद करेंगे, बहुत लोगों को याद भी होगा। जिसको नहीं है रात दिन पढ़ लीजिए, नोट्स ले लीजिए, उठते बैठते खाते पीते नोट से पढ़िए, क्योंकि यही नोट्स आपको काम आएगा। देखिए पढ़ने के लिए क्या पढ़िए? अभी पढ़ने के लिए पढ़िए SCERT NCERT का नोट्स, और BPSC जितना प्रीवियस ईयर पूछा है उसको पढ़िए। यही रामबाण है, इसी से एग्जाम निकलेगा। बाद में कि लोग जितना यूट्यूब में भोल भोकाल मचाए हुए हैं, मैं कह देता हूं समझने के लिए सही है, लेकिन क्वेश्चन वही काम देगा जो पहले पूछा गया है। नए क्वेश्चन कम ही बनते हैं किसी भी एग्जाम में, ये किसी भी एग्जाम की प्रकृति होती है साथियों। तो आइए
आगे चलते हैं। हीराकुंड परियोजना सबसे लंबी परियोजना है। इसके बाद भाखड़ा नंगल परियोजना भारत की सबसे ऊंची परियोजना है और इसका ऊंचाई भी दिया था एससीईआरटी में 225 मीटर है साथियों। परमाणु ऊर्जा, देखिए यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल है, यह पिच ब्लेड में पाया जाता है साथियों, पिच ब्लेड अयस्क होता है। इसके बाद पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहां पर खोला गया, तो 1955 में तारापुर महाराष्ट्र में खोला गया। अब देखिए परमाणु ऊर्जा केंद्र, कई सारा क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है तो मैं उसी को लिया हूँ, थोड़ा उसमें भी दिया हुआ था, ये सब क्वेश्चन तो एससीईआरटी में भी दिया हुआ था। राणा प्रताप सागर केंद्र कहाँ पर है, कोटा राजस्थान में है। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तमिलनाडु में। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। काकरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, गुजरात में। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, कर्नाटक में। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में। इकाई 2 साथियों, इकाई 1 ही इतना बड़ा था, कुल कितना इकाई है, 8 इकाई है, जिसमें अब मुश्किल से लगभग 4 इकाई दमदार है, फिर अगला अंतिम इकाई में तो सवाल ही नहीं है साथियों। देखिए भारतीय कृषि के कई सारे प्रकार है। एक झूम कृषि होता है, झूम कृषि को स्थानांतरीय कृषि भी कहते हैं। यह एक ऐसी कृषि होती है जिसमें क्या करते हैं लोग, जो घुमंतु टाइप के होते हुए क्या करते हैं, वृक्ष वनस्पति को एक जगह गए काट के जला दिए और साफ भूमि पर जो है क्या करते हैं, लकड़ी के हल से जोत करके प्राकृतिक ढंग से खेती करते हैं। फिर जब वहाँ पर 2-3 साल खेती कर लेते हैं तो फिर दूसरे जगह वो लोग चले जाते हैं उठ के। और ये खास करके असम यानी उत्तरी पूर्व राज्य, यानी कि अगर भारत है, अगर क्या है उत्तरी पूर्व राज्य है, तो यहाँ पर असम, मिजोरम, नागालैंड में इस तरह की खेती होती है। खरीफ फसल कब बोया जाता है साथियों, तो खरीफ फसल मानसून आने के साथ साथ ही अर्थात जून जुलाई के मौसम में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, तो याद रखना है। और खरीफ फसल कौन सी है, धान, मक्का, जूट, मूंगफली, याद रखना है। रबी फसल, ये सब पहले भी ईवीएस में हमने कर चुका है साथियों। रबी फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि रबी फसल कब बोई जाती है, खरीफ फसल में, तो फिर वहाँ पर गड़बड़ा जाइएगा। गर्मी के फसल में कौन बोई जाती है, जायद फसल, जो कि कम समय में हो जाता है, जैसे तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, सब्जी है, देखते हैं लगाते हैं 2 महीना बाद धड़ से खीरा फल जाता है, तो वो क्या है, जायद फसल है साथियों। आगे है बिहार के ताल क्षेत्र में दलहन की फसल होती है, खूब होती है। इसको हम लोग ईवीएस में भी किए हैं कि मुंगेर और पटना का ताल क्षेत्र है वो जहाँ पर दलदली भूमि है, वहाँ पर जो क्या होता है, दलहन का फसल ज़्यादा होता है। इसके बाद है नारियल दक्षिण भारत के डेल्टाई क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। राजस्थान में सरसों कह सकते हैं कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में सरसों। सोयाबीन का उत्पादक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है साथियों। जूट को हम लोग क्या कहते हैं, सुनहरा रेखा भी कहते हैं। जूट का उत्पादन किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, सहरसा, बिहार में खास करके होता है। बिहार के किशनगंज और पूर्णिया जिला में चाय की भी फसल होती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि बिहार के किस जिले में चाय की खेती होती है, तो किशनगंज और पूर्णिया जिला में भी चाय की खेती होती है। इसके बाद आगे है साथियों, आगे है कि भारत कॉफ़ी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में होता है। भारत विश्व में चाय अग्रणी निर्यातक देश है साथियों। आगे है कि बिहार का कृषि मानसून आधारित होता है, ये आप सभी को पता होगा। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, 1965-66 के ईस्वी में शुरुआत हुई। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन है। और कहाँ से शुरू हुई, पंजाब में शुरू हुई। और आपको मेरा प्रश्न है कि दूसरी हरित क्रांति कब शुरू हुई, इसको कमेंट में कीजिए। अब देखिए श्री विधि तकनीक, ये एक अच्छी तकनीक है, इसको पूछेगा एग्जाम में। ये जो श्री विधि तकनीक है, यह क्या है साथियों, उत्तम बीज चयन करने की तकनीक है साथियों। इसमें क्या किया जाता है कि इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, एक ड्रम लिया जाता है, जैसे कि बर्तन में पानी डालकर उसमें नमक डाल दीजिए ताकि पानी का घनत्व बढ़ जाए, और इस पानी में धान का बीज डाल दीजिए तो अच्छा बीज क्या करेगा, पानी के तली में बैठ जाएगा। और ऐसे बीज को क्या किया जाता है, मतलब जो खराब होगा वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर वाला को निकाल दीजिए, बढ़िया वाला बीज नीचे हो जाएगा, तो इसको श्री विधि तकनीक कहते हैं। और दार्जिलिंग के हैप्पी घाट के में क्या है, चाय की सर्वाधिक, विश्व में चाय की सर्वाधिक मांग है साथियों। यानी दार्जिलिंग के हैप्पी घाट के जो चाय है उसका विश्व में सर्वाधिक मांग है साथियों। चाय बागान में काम करने वाले जो अधिकांश स्थानीय लोग होते हैं उसको कछाड़ी लोग कहते हैं साथियों। आगे है असम घाटी में व्यापारिक स्तर पर चाय उत्पादन संगठित रूप से शुरू करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूज को दिया जाता है। देखिए रॉबर्ट ब्रूज ने क्या किया था, 1827 ईस्वी में ब्रिटेन की बाजार में भारत का चाय ले गया था। तब अंग्रेजवा सबको खुशी हो गया, भैया इतना अच्छा चाय है, चलो चलो चलो, बहुत लोग आया यहाँ पर, अब तो देखिए लिए क्या हो गया, गुलाम हो गया, चाहिए का टेस्ट लगा होगा वो लोग को। चलिए खैर कॉमेडी है। चलिए इकाई 3 है साथियों। इकाई 3 में उद्योग है, मैंने कितना बताया, 8 इकाई है साथियों। देखिए कुटीर उद्योग क्या होता है, विशेष पूंजी नहीं होती है, परिवार के ही सदस्य ही कार्य करते हैं, जैसे टोकरी बुनना, सूप बुनना, सूत काटना, ये सब क्या है, कुटीर उद्योग है। लघु उद्योग क्या है, 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि रेशम उद्योग, माचिस का तिली उद्योग, ये सब क्या है, लघु उद्योग है। बृहत उद्योग क्या है, जैसे 1 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट है, जैसे बड़ा बड़ा उद्योग, कितना बड़ा बड़ा उद्योग है, सब बृहत उद्योग है जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग कौन है, सेल, भेल, रेल कारखाना। निजी क्षेत्र उद्योग जिसमें निजी लोग का ही सिर्फ शेयर धारक है, टाटा, रिलायंस, बजाज, बिरला। संयुक्त क्षेत्र जिसमें सरकारी और निजी दोनों का स्वामित्व लगा हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कौन है, तो मारुति उद्योग जो है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है, ये SCERT का पॉइंट है। इसके बाद सहकारी क्षेत्र कौन है, जैसे कि मान लीजिए कि क्या होता है, सुधा दूध का जो बड़ा बड़ा डेयरी फार्म चलता है, केरल में जो नारियल का बड़ा बड़ा फैक्ट्री चलता है, तो ये सब क्या सहकारी क्षेत्र में आता है साथियों। इसके बाद है आगे इकाई 3 लौह इस्पात उद्योग। देखिए साथियों इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है।
सबसे पहले तो याद रखना है कि ये जो लौह इस्पात उद्योग है उसका केंद्र कहाँ कहाँ पर है, किस देश के सहयोग से बना है, इसको भी याद रखना है। जैसे बोकारो, बोकारो कहाँ पर है, बोकारो लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है, झारखंड में है, और यह चौथी पंचवर्षीय योजना में सोवियत संघ के सहयोग से बनी थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि बोकारो जो लौह इस्पात उद्योग है या किसके सहयोग से बनी थी। इसके बाद जमशेदपुर, झारखंड, जमशेदपुर लौह इस्पात केंद्र झारखंड में है, राउरकेला लौह इस्पात केंद्र उड़ीसा में है, या जर्मनी के सहयोग से बनी थी। अब भिलाई लौह इस्पात उद्योग छत्तीसगढ़ में है, या रूस के सहयोग से बनी थी। दुर्गापुर इस्पात उद्योग पश्चिम बंगाल में है, या ब्रिटेन के सहायता से बनी थी साथियों। बर्नपुर लौह इस्पात उद्योग पश्चिम बंगाल में है, विजयपुर हॉट स्पॉट कर्नाटक में है, सेलम लौह इस्पात उद्योग तमिलनाडु में है, भद्रावती लौह इस्पात उद्योग का केंद्र कर्नाटक में है साथियों। इसके बाद भारत में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत में इस्पात बनाने का पहला कारखाना 1907 ईस्वी में साक्षी नामक स्थान पर श्री जमशेदजी टाटा के द्वारा झारखंड में किया गया। इसके बाद भारत विश्व में स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है साथियों, आप याद रखना है ये चीज़ को। आगे है साथियों, देखिए इस पॉइंट को देखिए, इकाई 3 का खो है साथियों। देश में पहला कपड़ा मिल याद रखना है कब खोला गया, 1818 में कलकत्ता में लगाई गई। लेकिन असल में कपड़ा मिल में सबसे बड़ी कामयाबी 1854 में मिली, जब मुंबई में कपड़ा मिल को लगाया गया। तो आपको याद रखना है कब खोला गया, कामयाबी कब मिली। मशीनों द्वारा कपास की बीज से बीज निकाले जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। तो पूछेगा कि गिनिंग क्या है, मशीनों द्वारा कपास की बीज निकाली जाती है, उसको हम लोग गिनिंग कहते हैं। और आपको एक याद रखना है साथियों, मानव निर्मित रेशा कौन सा है, नायलन, पॉलिस्टर, एक्रेनियम, रेयन, ये सब मानव निर्मित है। आपको याद रख के बताइए आप ये चीज़ याद करके कि जो प्राकृतिक रेशा है वो कौन सा है, कमेंट कीजिए। कपास का उत्पादन गुजरात और महाराष्ट्र में खूब होता है, इससे पहले ही हम लोग पॉइंट को देखें। गया के मानपुर में बिजली एवं हाथों से चलने वाले हतर कंधों पर सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन होता है। याद रखना है सूती वस्त्र उद्योग का लगभग बिहार में बड़ा कारखाना कहाँ पर है, गया में है। इसको हम लोगों ने ईवीएस में भी देखा था साथियों। आगे पॉइंट है साथियों कि रेशम के कीड़े को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। ये कीड़े एक प्रकार का रस शरीर से निकालते हैं और कोकून बनाते हैं, इन्हीं कोकून से रेशम प्राप्त होता है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। और भागलपुर में सिल्क से कपड़ा बनता है। इसके बाद उद्योग का केंद्र देखिए, इसमें सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र कहाँ कहाँ है आप देख सकते हैं, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर, लखनऊ, कानपुर। ऊनी वस्त्र का लुधियाना, लेह, कानपुर। सिल्क का भागलपुर याद रखना है सिर्फ, और ऊनी वस्त्र का लुधियाना याद रखिए सिर्फ, और सूती वस्त्र का मुंबई, सूरत, अहमदाबाद याद रखिएगा, कोयम्बटूर याद रखिएगा, तो काम चल जाएगा, यहीं से पूछा जाता है। इसके बाद भारत जापान को सूत निर्यात भी करता है साथियों। इसके बाद आगे है कर्नाटक के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक केंद्र कहाँ पर है, भागलपुर में है। और रेशम वस्त्रों का भागलपुरी सिल्क भी कहा जाता है साथियों। और लगभग जो भागलपुर में किस तरह के सिल्क का उत्पादन किया जाता है, तो याद रखना तसर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है साथियों। इसके बाद इकाई 3 है साथियों, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होगा साथियों, वायरलेस फिडेलिटी। इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया था कि पहला वाईफाई शहर कौन है, तो इसको थोड़ा आप सही कर लीजिएगा, उसमें तो पुणे दिया हुआ था, तो आप इसमें कमेंट कीजिए कि क्या है। मेरे हिसाब से तो पुणे गलत आ रहा है, तो थोड़ा सा समय कम मिला तो मैं इसको सुधार नहीं कर पाया, तो आप लोग थोड़ा सुधार करके बताइए कि ये जो प्रथम वाईफाई शहर है वह कौन है। आगे है साथियों बेंगलुरु, कर्नाटक राज्य की राजधानी है, जो दक्कन के पठार पर अवस्थित है। याद रखना है कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है, और यह कहाँ पर है, दक्कन के पठार में अवस्थित है। और दक्कन का पठार कौन से चट्टान का उदाहरण है, इसको कमेंट कीजिए आप। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग को याद है कि नहीं। नोट्स ले लिए हैं, पढ़ लिए हैं, याद नहीं है तो फिर दिक्कत है। नोट्स लेने का मतलब क्या हुआ, याद होना चाहिए। और नोट्स नहीं है तो 62,056 23,616 पर आप लोग जो है मैसेज कर दीजिए, मात्र 99 रुपये में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। और यही नोट साथियों आपको इस शिक्षक बहाली का बेड़ा पार कराएगा। इकाई 4 परिवहन। देखिए परिवहन के संबंध में 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1974 में भारत में एक्सप्रेसवे नामक एक सड़क की शुरुआत की गई। यह जो है 6 लेनों वाली सड़क है। तो सबसे पहले याद रखना है कि सबसे पहला एक्सप्रेसवे कब बना, 1974 में बना। और यह 6 लेन वाली सड़क है। कहाँ से कहाँ के लिए बना, तो मुंबई से पुणे के लिए बना, 98 किलोमीटर का, देश का पहला एक्सप्रेसवे बना साथियों। इसके बाद पश्चिम बंगाल में कोना एक्सप्रेसवे है 8 किलोमीटर का। ये साथियों SCRT का पॉइंट है। कुल मिलाकर के जब SCRT का दृष्टिकोण से देखें तो कुल 15 एक्सप्रेसवे हैं, जो 14 निर्माणाधीन है साथियों। देश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे है, उत्तर प्रदेश में बन रहा है 1000 किलोमीटर का, आगरा से लखनऊ के बीच अभी बन गया है और बनना अभी जारी है साथियों। इसके बाद सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, हालांकि SCRT में तो पुराना दिया हुआ है, तो नया मैंने संशोधन करके दे दिया। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है साथियों। जालंधर से जम्मू कश्मीर व श्रीनगर को यह जोड़ता है, होते हुए उड़ी तक पहुंचता है। इसके बाद सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए इसमें 2 को दिखा रहा था, तो आप कमेंट कीजिए कि कौन सही है। एक था कि NH 47 है, एक NH 118 एंड NH 548 बता रहा है। तो NH इसका जो है दे रहा है झारखंड से महाराष्ट्र, इसका दे रहा है कोच्चि शहर से कोच्चि बंदरगाह तक। अब देखिए थोड़ा बहुत लेकिन अंतर थोड़ा था, तो नेट में तो दोनों दिखा रहा था, इसलिए मैंने दोनों लिख लिया। आप संशोधन कर लीजिएगा इसमें। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग आपको पता होगा कि इसको GT रोड कहते हैं हम लोग, इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी किस वंश का शासक था, ये आपको कमेंट करना है।
देश की सबसे लंबी सड़क कौन होगा? जम्मू कश्मीर से श्रीनगर में स्थित है चेनारी नासरी सुरंग। आगे साथियों इकाई 5 है मानव संसाधन यानी जनसंख्या। देखिए भारत में सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई। याद रखना है कि पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई 1872 में। अब व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई और किसके शासनकाल में हुई ये आप लिख के बताइए, व्यवस्थित जनगणना किसके शासनकाल में हुई। अब स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना 1951 में हुआ, 1921 में हुआ था, 1951 में हुआ था। ये एक चीज याद रखना है जो फेमस है महाविभाजक वर्ष। और फिर 2 पॉइंट आता है, थोड़ा सा कमेंट में क्लियर कीजिए। हालांकि ये पॉइंट SCERT का है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद 1951 से जनगणना शुरू हुआ और जनसंख्या दृष्टिकोण से पहला स्थान राज्य का उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है। सबसे कम जनसंख्या किसका है? सिक्किम का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है साथियों। इसके बाद विभिन्न महासागर की जल की मात्रा थी। देखिए जितना भी जल है सबसे ज़्यादा जल प्रशांत महासागर में है, इसके बाद अटलांटिक महासागर में है, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि महासागर में सबसे ज़्यादा जो जल है वह किस में है? प्रशांत महासागर में, और सबसे कम आर्कटिक महासागर में है। इसके बाद आगे है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 2 अणु जैसे कि H2O होता है ना जल का सूत्र, तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर के क्या कहते हैं? पानी का निर्माण करते हैं। आगे है साथियों इकाई 6। देखिए ये एशिया वाला है, बस 5 मिनट का खेला है साथियों, ये SCERT खत्म हो जाएगा। देखिए एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, आपको पता होगा। एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु विषुवत रेखीय है। इसके बाद अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। सर्वाधिक आबादी यानी 60% वर्ल्ड जनसंख्या जो है इसमें रहती है। ऊंचा पर्वत एवरेस्ट का है। ऊंचा पठार सबसे पामीर का पठार है, संसार का छत है साथियों। इसके बाद एशिया महाद्वीप की चौहदी क्या होगी साथियों? पूरब में प्रशांत महासागर पड़ता है, पश्चिम में यूरोप एवं अफ्रीका पड़ता है, उत्तर में आर्कटिक महासागर पड़ता है, दक्षिण में हिंद महासागर पड़ता है। एक चीज़ और बता दें साथियों कि अगर हम लोग NCERT इसी वीडियो में करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने सोचा है, अभी मेरे मन में विचार आया है कि क्या कि वीडियो काफ़ी लंबा 40 मिनट का हो गया है, तो कल हम लोग इसका दूसरा पार्ट में NCERT का देख लेंगे। तो कल के बाद यानी परसों से आपका पॉलिटी 6 क्लास का शुरू होगा, इसके बाद 7 क्लास का शुरू होगा। तो आपको एक चीज़ और बताना है कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील आप कमेंट कीजिए। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? मासिनराम मेघालय में पड़ता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है इसमें कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? मासिनराम है और ये कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। और सबसे लंबा दीवार चीन का दीवार है। उगते सूर्य का दीवार मतलब देश किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं। आगे है विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन होगा? हांगकांग होगा साथियों। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में है। सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन है? भारत है। देखिए साथियों आज याद करने वाला पॉइंट कम है, समझने वाला पॉइंट मतलब कहने का मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, याद करने वाला पॉइंट ज़्यादा है, समझने वाला पॉइंट कम है। देखिए एशिया और यूरोप 2 महादेश है, इसको कौन पर्वत अलग करता है? तो यूराल पर्वत अलग करता है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला और भी जल संधि सब है, जैसे डारडेनिल्स जल संधि, बास्पोरस जल संधि, मरामरा सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, ये SCERT का पॉइंट है। आगे है साथियों 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। जैसे कि अगर एक नदी ये है और एक नदी ये है, इसका बीच का क्षेत्र जो होता है साथियों ये दोआब कहलाता है। और दोआब जो है काफ़ी उपजाऊ होता है क्योंकि यहाँ से भी खनिज लवण मिट्टी आदि ह्यूमस आदि मिलता है, यहाँ भी मिलता है। तो ये दोआब का क्षेत्र जो होता है वह काफ़ी क्या होता है? उपजाऊ होता है साथियों। इसका उदाहरण से देखिए आप कि पश्चिम में इराक का मैदान, दजला फुरात नदियों का दोआब क्षेत्र पाया जाता है। ये SCERT का पॉइंट है। और तुंद्रा प्रदेश का मुख्य पशु कौन है? रेंडियर है साथियों, याद रखना है। इसके बाद समशीतोष्ण घास का मैदान स्टेपी घास का मैदान कहलाता है। देखिए स्टेपी घास जो होता है वह उगता है किसमें? समशीतोष्ण घास के मैदान में उगता है। देखिए SCERT का पॉइंट है ये साथियों। NCERT हम लोग कल कर लेंगे, ये थोड़ा सा 2 पार्ट में हो गया, तो चाहे कि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर ज़्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगा आप ही लोग को। तो कल हम लोग NCERT का देख लेंगे 8 का। सार्क की स्थापना कब हुई? वर्ष 1985 में हुई साथियों। और इसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में। और इसके सदस्य देश याद रखना है, ये ऑप्शनल में पूछेगा। भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, ये सब सार्क के सदस्य देश है। दिल्ली में क्या है? बहाई धर्म का एक दर्शनीय स्थल है लोटस मंदिर। देखे होंगे दिल्ली में लोटस मंदिर है, कभी आप लोग गए होंगे तो। वह किस धर्म का है? बहाई धर्म का एक दर्शनीय स्थल है। विश्व में मुसलमान की सर्वाधिक आबादी इंडोनेशिया में है और इजराइल देश में यहूदी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? यहूदी थे। इसके बाद है अफगानिस्तान में बामियान की पहाड़ियों में खुदे बुद्ध की प्रतिमा सबसे बड़ी प्रतिमा है। याद रखना है कि बुद्ध की प्रतिमा अफगानिस्तान में क्या है? बामियान की पहाड़ियाँ में। देखिए एशिया से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हो गए साथियों। अब यहाँ पर देखिए लास्ट पॉइंट SCERT का है। इकाई 7 जो है आंकड़ों से संबंधित है, सिर्फ समझने वाला था, कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें नहीं था। इकाई 8 में परिवहन से संबंधित बातें दी गई है। सड़क सुरक्षा उपाय यानी कि सड़क पे हेलमेट वगैरह, सीट बेल्ट वगैरह लेके चलना चाहिए। बस 1-2 चीज़ इंपॉर्टेंट था कि ड्राइवरी लाइसेंस के लिए जो उम्र है आवेदन करने वो कितना 18 वर्ष है, लेकिन जो 50 cc का अगर इंजन चलाते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं तो उनके लिए 16 वर्ष उम्र रखा गया है ड्राइवरी लाइसेंस के लिए। आगे है साथियों NCERT का पॉइंट। NCERT का पॉइंट हम लोग कल कर लेंगे। कल छोटा सा वीडियो होगा, इसका परसों से हम लोग